हे गाइस, वेलकम टू द संस्कारी गैंग यूट्यूब चैनल। मैं दुर्गेश कुमार संत आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं संस्कारी गैंग यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ आपको यहां पर एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि ये यूट्यूब चैनल अभी न्यू लॉन्च किया गया है और ये एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड ये चैनल बनाया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले हम अपना इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं। उसी का आज लेक्चर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसका सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का सबसे पहले स्टार्ट करने का मेन रीज़न एक यही है कि आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी से कोई भी रिलेटेड हो या आपका सीपीओ हो या एसएससी से आपका सीएचएसएल आपका एग्ज़ाम हो या सीपीओ एग्ज़ाम हो या आपका बैंकिंग, रेलवे या आपके टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि आपका सीटेट, यूपीटेट या सुपर टेट जैसा एग्ज़ाम है या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, तो संविधान यहाँ पर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। तो आपको भी मालूम है कि 10 से 12 क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम अपना इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं कि संविधान क्या है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी में हम आगे देखेंगे कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था है 2 पार्ट में डिवाइड है, जैसे कि संविधान और दूसरा राजनीतिक कार्य प्रणाली। तो राजनीतिक कार्य प्रणाली में हम यहाँ पर देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक हमारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार और यहाँ पर हमारा संविधान। तो संविधान और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलाकर के हमारा इंडियन पॉलिटी तैयार होता है, यानी कि उसको हम भारतीय राज्य व्यवस्था बोलते हैं। आगे देखते हैं संविधान क्या है। तो संविधान किसी भी देश का एक मौलिक कानून है, ठीक है, जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित करता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान मतलब कि भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे कि संविधान जो है वो किसी भी देश का एक मौलिक कानून है। मीन्स आपका कोई भी देश जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश का मौलिक कानून है, ठीक है। जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा यानी कि आपका जो सरकार है उसकी विभिन्न विभिन्न उसके अंग जो हैं उसकी रूपरेखा और उसके मुख्य कार्य का निर्धारण करता है कौन? संविधान। साथ ही ये सरकार और देश के नागरिकों के बीच एक संबंध, एक कनेक्टिविटी, ठीक है, स्थापित करता है। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। विशेष संविधान सभा वो प्रारूप समिति है, ठीक है, जिसके माध्यम से हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। तो अब आगे हम देखेंगे संवैधानिक ढांचा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि संविधान का निर्माण कि संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या-क्या प्रावधान थे। हमको संविधान की सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? किस-किस तरह का हमारा क्या उसका विकास क्रम रहा है संविधान का कि किस-किस स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ा है, तो वो हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम टॉपिक देखेंगे यहाँ पे संविधान क्या है या संविधान का निर्माण कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर चैप्टर 2 संविधान की प्रमुख विशेषताएं कि हमारे संविधान की क्या-क्या प्रमुख विशेषताएं हैं कि आपने सुना होगा कि भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा संविधान है, ठीक है? क्यों बड़ा है? क्योंकि वो 60 देशों के संविधान को देखने के बाद अपना भारत का संविधान तैयार किया गया है, ठीक है? तो पहला कारण इसका ये है। दूसरा कारण क्या है कि यहाँ पर और इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं कि अपने भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। उसको राइट किया गया है, ठीक है? उसको लिखा गया है। तो ये भी एक इसकी विशेषताएँ है और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर 395 से ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है? तो इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं वो जब हम ये चैप्टर क्लियर करेंगे तो और उसको बेसिक से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ़ आपको एक इंट्रो बेसिस पे समझा रहा हूँ कि क्या-क्या हमको चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन-कौन से चैप्टर्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट है।
तो बेसिकली मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी मैंने यहाँ पर चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप उसमें से कोई उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं कि यार ये नहीं, हम केवल 2-3 चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस या इसको ही पढ़ लेते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ही कंसाइज़ करके यहाँ पर वो सिलेक्ट किया है कि जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, वो इन उनके द्वारा ये लाया गया प्रस्ताव था और इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसलिए ये एक अहम भूमिका निभाता है और प्रस्तावना में क्या-क्या इम्पोर्टेंट हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है? आपने देखा होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न गणतंत्र, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, तो आपने ये जो उद्देशिका पढ़ी होगी, तो ये भारत की प्रस्तावना है, मतलब संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है? वो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। 4th चैप्टर है हमारे यहाँ पर संघ और इसका क्षेत्र, यानी कि आपने आपने यहाँ पर देखा होगा कि नए राज्य का गठन होता है या किसी भी राज्य क्षेत्र में कि नाम परिवर्तन होता है, ठीक है? तो वो यहाँ पर हम इस वाले चैप्टर में देखेंगे। 5th चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे नागरिकता यानी कि सिटीज़नशिप। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या देखेंगे, जैसे अभी हाल ही में एक मुद्दा चर्चा में था कि सीएए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है? कि क्या था वो मुद्दा कि 360 अभी बहुत चर्चा में था, केंद्र सरकार के अधीन ये बिल लाया गया था और इसको पारित किया गया था, ठीक है? इस संशोधन को, तो जो भी इसमें मोस्टली मैं यहाँ पर सभी चीज़ें कवर करा दूँगा, तो आप कोई स्पेशल कोई किसी बुक को रेफ़र ना करें, ठीक है? बेसिक पर्पस हमारा यहाँ पर क्या है कि यार हमको यहाँ पर ना कोई भी चीज़ पढ़ कर के यार हमें उस टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है। हमको सिर्फ़ यहाँ पर उतना पढ़ना है कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में हमारी हेल्प करे और एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? तो अगर आप बुक पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा ज़्यादा टाइम भी कंज़्यूम ना हो और मैं जो पढ़ता हूँ और वो ही एग्ज़ाम पर आए, तो मैं जितना करा रहा हूँ सिर्फ़ आप उतना कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन्स यहाँ से छूटेगा नहीं। फिर 6th चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे मूल अधिकार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि जो भारत में नागरिक रहते हैं, तो उनको क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या-क्या राइट्स दिए गए हैं, ठीक है? कि अभी सपोज़ दैट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आज आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाते हैं, कहीं पर भी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहना स्टार्ट कर देते हैं, आपको काम करने की पूरी आज़ादी है और आपको कहीं भी घूमने-फिरने की पूरी आज़ादी है, ठीक है? आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। तो ये आपको कहाँ से मिले? आपके राइट्स, आपको ये स्वतंत्रता कहाँ से मिली? तो वो हम आपके चैप्टर 6 में बात करेंगे कि क्या-क्या हमें अधिकार दिए गए हैं, ठीक है? तो दिस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा हमारे यहाँ पर 7 चैप्टर हम यहाँ पर देखेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्टकट में कुछ लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जितना कि हमारे लिए फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसी तरह हमारे लिए ये राज्य के नीति निदेशक तत्व भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान, कुछ मतलब अनुच्छेद इस तरह से बताए गए हैं कि जब भी कोई सरकार कोई बिल पास करती है या कोई कानून लाती है, तो वो इन कानूनों को एक सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इनको लागू करने की कोशिश करें और इनको देखते हुए कानून बनाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा ये बताया गया है, तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको यहाँ पर हम कवर करेंगे, ठीक है? फिर हम देखेंगे चैप्टर 8, ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य है कि आपके क्या-क्या दायित्व हैं, आपके क्या-क्या कर्तव्य हैं। भारत के एक नागरिक होने के नाते आपके यहाँ पर क्या-क्या एक आपका एक दायित्व बनता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा एक हिंट दे देता हूँ कि आप
तिरंगे का सम्मान करना, राष्ट्रगान के सम्मान करना और देश के प्रति पूरी ईमानदारी और जागरूकता के साथ आगे बढ़ना, ठीक है? और आप राष्ट्रगीत का सम्मान करना, ठीक है? तो ये सब क्या है? आपके कर्तव्य हैं कि आपको इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और करना चाहिए नहीं, करना है, ठीक है? तो वो क्या-क्या हमारी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यहाँ पर वो हम एक्सप्लेन करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर अब उसके बाद हम लेकर आएँगे चैप्टर 9 संविधान का संशोधन। तो इसमें क्या है? अमेंडमेंट बताए गए हैं कि जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी अभी ये हाल ही में जीएसटी, ठीक है? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। तो ये सबको मालूम है, ठीक है? तो जीएसटी जो लागू किया गया है, तो क्यों लागू किया गया है? तो ये क्या हुआ, संविधान में एक संशोधन किया गया है, ठीक है? कोई भी बिल अगर पास होता है तो किसी संविधान के संशोधन के तहत या किसी संविधान में कोई संशोधन करके कोई बिल लाया जाता है, ठीक है? तो हमारे वो क्या-क्या संशोधन है, तो अभी 100 से ज़्यादा संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको घबराना नहीं है कि यार 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं, तो यार अब हमको सारे पढ़ने नहीं। यहाँ पर सिर्फ़ आपके 6-7 संशोधन इम्पोर्टेंट हैं, जो कि मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूँगा। कुछ बिल्कुल भी 1% भी टेंशन या सोचने वाली कोई यहाँ पर ऐसा कोई अ, मतलब कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? और उसके बाद हम देखेंगे संविधान की 10th चैप्टर संविधान की मूल संरचना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के लिए रहने वाला है। क्यों? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ सरकार और हाई कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो उन दोनों की ना यहाँ पर एक तरह से फाइट दिखाई गई है कि जैसे कि ये सरकार बोलती है नहीं आप इससे रिलेटेड हमारी शक्तियों पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सरकार जो बोलेगी वो बहुत ही मतलब सरकार सर्वोच्च है और जो उसका निर्णय है वो फाइनल निर्णय है। जो भी उसका डिसीजन है मतलब सरकार का कोई भी अगर कुछ भी काम करती है सरकार तो उसके काम में कोई रोक-टोक किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये बताता है कि नहीं तुम्हारे अधिकार भी सीमित हैं, ठीक है? तुम भी अपनी एक लिमिट में रहो। तो आप अगर आज प्रेज़ेंट में देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक आखिरी निर्णय होता है, उसका फ़ैसला एक अंतिम फ़ैसले के रूप में उसको मान्यता दी गई है और वो मानी जाती है और वो है, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह की वो फाइट दिखाई गई है, ठीक है? तो क्या है वो मूल संरचना और कैसे-कैसे फिर भारत के संविधान को बचाने के लिए जो आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, उन्होंने क्या-क्या किस तरह से प्रावधान लेकर और मूल मूल संरचना वो लेकर आए, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे 11 चैप्टर, उसमें देखेंगे आपातकालीन प्रावधान यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न्स। तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है या वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है, तो वो क्या है? क्यों लागू किया जाता है? क्या उसके प्रावधान हैं? ठीक है? और किस कंडीशन में उसको बोला जाता है कि यार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम ये सब देखेंगे। तो बिल्कुल भी ये हम टू द पॉइंट चैप्टर करते चलेंगे, ठीक है? तो इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, इसके नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल अच्छे से जैसे मैं आपको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप बिल्कुल एज़ इट इज़ इसके नोट्स बना सकते हैं और इसी क्रम में हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार में सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है? और सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ, ये एक मेन स्ट्रक्चर भी है कि केंद्र सरकार में जैसे सबसे ऊँचा पद है आपका राष्ट्रपति, फिर उसके बाद है उपराष्ट्रपति, फिर आपका प्रधानमंत्री, फिर आपका केंद्रीय मंत्रिपरिषद, फिर संसद, फिर उस आपका उच्चतम न्यायालय। तो ये एक ना मैंने सीरीज़ से भी लगाया है, ठीक है? इसी तरह से फिर हम यहाँ पे राज्य सरकार में भी देखेंगे कि राज्य सरकार में सबसे पहले गवर्नर, फिर मुख्यमंत्री, है ना? वो अभी देखेंगे आगे, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये इस क्रम में भी है और दूसरा मैं आपको यहाँ पे जब फर्स्ट चैप्टर कराऊँगा तो राष्ट्रपति, यहाँ पर सबसे पहले कि राष्ट्रपति की क्या-क्या शक्तियाँ होती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, किस तरह से उनका निर्वाचन होता है, ठीक है? और दूसरा राष्ट्रपति की क्या-क्या शक्तियाँ हैं, किस-किस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं,
ठीक है, राष्ट्रपति को क्या-क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर सब देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेज़िडेंट। फिर यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस यही देखेंगे कि कैसे-कैसे इनका निर्वाचन किया जाता है, कैसे-कैसे ये क्या इनके कार्य हैं, क्या ये कार्य करते हैं, है ना? किस चीज़ के प्रति ये उत्तरदायित्व निभाते हैं, ये उत्तरदायित्व इनका बनता है। और अ, बाकी किसी मतलब किसी भी इनको क्या-क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है? वो सब हम जब ये चैप्टर कराएँगे तो ये वाला जब हम डिटेल में बात करेंगे। फिर थर्ड चैप्टर हम इसमें देखेंगे केंद्र सरकार के अधीन आपका क्या है? प्रधानमंत्री। तो अभी आपने बहुत ही देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं। तो मोस्टली नरेंद्र मोदी जी के बारे में सबको मालूम ही होगा, तो वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं? किस तरह से उनको चुना जाता है, किस तरह से उनका मतलब कि निर्वाचन होता है, उनका इलेक्शन होता है, ठीक है? तो वो सब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर है कि कोई ये सोचता है कि यार मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, क्या-क्या इसके लिए बनने के लिए क्या शर्तें होती हैं, तो वो यार हमको पता होना चाहिए, ठीक है? कि क्या इनकी ऐज है बनने के लिए कि हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर 4th चैप्टर हम यहाँ देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है? फिर हमारे क्या आते हैं, फिर हमारे स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, फिर उसके बाद में हमारे उप मंत्री भी जिनको हम बोलते हैं, वो आते हैं, ठीक है? तो वो हमारे क्या-क्या हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर वेरी, 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 वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा संसद पार्लियामेंट। पार्ले पार्लियामेंट में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारे 2 सदन होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमारे यहाँ आपका लोकसभा और दूसरा यहाँ पर राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या है? तो वो जब हम ये चैप्टर कराएँगे तो बहुत ही अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आपको सिर्फ़ एक बार वीडियो देखने से ही आपको सिर्फ़ याद हो जाए, दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो कोई भी चैप्टर अगर हम लेकर आएँगे तो यहाँ पर सिर्फ़ मैं टू द पॉइंट ही पढ़ाऊँगा कि आपको सिर्फ़ आपने एक बार वीडियो देखी और आपके माइंड पूरा एकदम क्लियर आपके माइंड में बैठेगा कि यार अच्छा ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये इसके प्रावधान होते हैं या ये इसकी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है? तो संसद में हम लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे, क्या निम्न सदन है, क्या उच्च सदन है, वो देखेंगे और इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट करते हैं मतलब कि कौन-कौन इसमें उपस्थित होते हैं, जो मेंबर होते हैं, तो वो सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है? फिर हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये केंद्र सरकार के अधीन है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय इसको बोला जाता है, ठीक है? और इसकी क्या-क्या शक्तियाँ हैं, कितने इसमें न्यायाधीश होते हैं और इसका मतलब गठन किस प्रकार किया जाता है, तो वो हम इसमें सब देखेंगे। 7 चैप्टर यार आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, जनहित याचिका। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें ये बताया गया है कि अभी हाल ही में जैसा आपने देखी होगी जोली एलएलबी मूवी, जोली एलएलबी 2। तो ये क्या है इसमें किसी भी निजी व्यक्ति का अगर संरक्षण या उसके अधिकार से रिलेटेड अगर बात की जाए या उसके अधिकार का कोई हनन होता है तो हम उस केस में पीआईएल फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? तो ये उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे राज्य सरकार। तो राज्य सरकार में क्या है, गवर्नर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे गवर्नर। जैसे हमने केंद्र सरकार में सबसे ऊंचा पद कौन सा पढ़ा था, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राज्य सरकार में सबसे ऊंचा पद क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है? तो यहाँ पर राज्यपाल को क्या-क्या शक्ति दी गई हैं, किस प्रकार इनका चुनाव होता है, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होता है, ठीक है? कैसे चुने जाते हैं, वो सब यहाँ पर हम देखेंगे। इनकी शक्तियाँ क्या हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पर क्या रोल निभाते हैं, कैसे इनका इलेक्शन होता है, क्या इनके कार्य शक्तियाँ हैं, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड चैप्टर है हमारा या राज्य मंत्रिपरिषद। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और उस सेकंड उनकी हेल्प के लिए यहाँ पर एक स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये वही है।
ठीक है। राज्य मंत्री परिषद तो क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या इनकी अहम भूमिका है, वो सब हम देखेंगे इसमें। फोर्थ चैप्टर हम राज्य सरकार के अधीन पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल। दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपके कोई भी स्टेट पीएससी क्वेश्चंस में, सॉरी स्टेट पीएससी आपके एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर कोई एमपी से है, एमपी स्टेट से है, तो उसको यार अपना एमपी स्टेट का मालूम होना चाहिए। ठीक है, कि बेसिक तौर पर ये क्या है, ये एक संसद है, क्या राज्य की संसद है। ठीक है, जैसे केंद्र में हमारी संसद पार्लियामेंट है, उस तरह से राज्य में है, तो इसको हम राज्य विधानमंडल बोलते हैं। इसमें भी हमारे दो सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, विधान सभा, ठीक है, और दूसरा हमारा विधान परिषद। तो विधान परिषद जो है हमारी कुछ ही क्षेत्र में लागू की गई है, तो वो कहाँ कहाँ पर है वो मैं इसमें आपको जब ये चैप्टर कराऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यूपी से है तो अपने यूपी के बारे में उसको मालूम होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर राजस्थान से है तो राजस्थान विधानमंडल में कितनी उसकी सीट है, क्या है, किस तरह से है, तो लोकसभा में, विधानसभा में कितनी सीटें हैं उनकी, तो ये सब बेसिक्स नॉलेज उनको मालूम होनी चाहिए। ये सिर्फ उसमें जो अगर स्टेट पीएससी के अगर कोई एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पर उच्च न्यायालय। तो दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट राज्य के अधीन एक न्यायालय है। इसमें क्या है बेसिकली, सबसे सर्वोच्च न्यायालय हमने कौन सा पढ़ा था, कौन सा देखा था, हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके निचले स्तर पर जो हमारा न्यायालय आता है वो है उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा ये अधीनस्थ न्यायालय भी है। अधीनस्थ न्यायालय क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि यदि एक उत्तर प्रदेश राज्य है, तो इसके अंदर टोटल जो ज़िले हैं वो 75 ज़िले हैं। तो 75 ज़िले में हर एक ज़िले में एक कोर्ट आपको मिलेगी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय आपको मिलेगा। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक कोर्ट जो देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक न्यायालयों का एक क्रम देख लेते हैं। सबसे ऊंचा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे ऊंचा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद में यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद में हम यहाँ देखेंगे क्या, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, क्या देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये एक इसका क्रम है घटते हुए। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चैप्टर से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसमें यार आप ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं किसी भी तरह से कि यार ये वाला चैप्टर छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, नहीं, आपको ये करना है। ये मैंने ऑलरेडी बहुत कंसाइज करके आपको यहाँ पे सिलेक्टिव चैप्टर ही आपको मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद है हमारा संवैधानिक निकाय यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी क्या हैं, ठीक है, वो इसका मतलब ये है कि किनको काम करने में किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, कोई इनको लालच नहीं दिया जा सकता, इनको काम करने की पूरी ये ईमानदारी के साथ कार यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडीज़ है। ठीक है, क्या उनके ऊपर किसी भी तरह का सरकार का दबाव या प्रेशर इस तरह का नहीं रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आपका निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की। अब इलेक्शन कमीशन में हम क्या देखेंगे, निर्वाचन आयोग में, कि निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है आपके किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, जो निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराता है वो कौन कौन से चुनाव कराता है। ठीक है, क्योंकि निर्वाचन आयोग गांव के जो जैसे प्रधानी के जो इलेक्शन होते हैं, या गांव के मुखिया के जो इलेक्शन होते हैं, या आपके ग्राम से रिलेटेड जो इलेक्शन होते हैं, वो उसमें निर्वाचन आयोग एक अहम भूमिका नहीं निभाता। लेकिन आपके जो भी जितने भी, चाहे आपके राष्ट्रपति का कोई चुनाव है, या आपका प्रधानमंत्री से रिलेटेड कोई चुनाव है, तो सभी में, या आपके मुख्यमंत्री से रिलेटेड कोई चुनाव है, तो सभी सभी में निर्वाचन आयोग बहुत अहम भूमिका निभाता है, और ये इलेक्शन कमीशन ही इनके चुनाव कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सब देखेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी बेसिक ऊपर से सिर्फ आपको एक हिंट देता जा रहा हूँ कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं।
तो आपको ना एक रूबरू होने का एक यहाँ पर मौका मिल रहा है कि अभी हमारे लिए ये चैप्टर है और यहाँ पर हम ये सब देखेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार वो अभी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको ना लगे, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि जो बेसिक्स, जो जीरो से स्टूडेंट हैं, मुझको उनको भी उठाना है, ठीक है? जिनको ये सब पता है, जिनको ये आता है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो इसको एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा चैप्टर यहाँ पर है हमारा संघ लोक सेवा आयोग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो यहाँ पे क्या है कि ये केंद्र सरकार के अधीन ये आता है, ठीक है? केंद्र सरकार के अधीन ये एक आयोग है, लोक सेवा आयोग। तो इसमें क्या है, ये सेंट्रल मतलब कि भारतीय सिविल सर्विसेज की ये बॉडीज़ है, मतलब भारतीय सिविल सर्विसेज का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है? तो ये उसी की ये बॉडी है और उसी के लिए ये आयोग बनाया गया है। तो आपका संघ लोक सेवा आयोग ये केंद्रीय स्तर पर बनाया गया है। सेम आपका एज़ इट इज़ आपका राज्य लोक सेवा आयोग ये आपके राज्य स्तर पर बनाया गया है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग में आप कोई भी एक्स वाई जेड आप देख सकते हैं कि जैसे आपका ये बेसिकली है आपका स्टेट पीसीएससी, ठीक है? पी सी सॉरी पीएससी, ठीक है? पीएससी और ये आपका यूपीएससी, यूपीएससी। तो ये आपका यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर हम देखेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इससे पहले क्या होता है, किसी भी राज्य का कोई एग्जाम है, जैसे यूपी का है तो यूपी पीएससी, राजस्थान का है तो राजस्थान पीएससी, ठीक है? गुजरात का है तो गुजरात पीएससी। तो इस तरह से ये भी क्या काम करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है इस तरह से, ठीक है? तो हमने ये समझ लिया अभी। दूसरा फिर हम फोर्थ चैप्टर यहाँ पर करेंगे वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्रालय क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरह से इनका काम है, क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको जब ये चैप्टर कराऊंगा ये तभी बताऊंगा, क्योंकि आपको इसमें क्या है, ऊपर से नॉलेज में आपको सिर्फ इतना दे देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या होते हैं, इनका गठन क्या होता है, ठीक है? अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है और इस तरह से हम इसमें आगे देखेंगे जब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा के बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये पूछ लिया जाता है कि भारत के सर्वप्रथम वित्त मंत्रालय के जो वित्त आयोग थे वो कौन थे, मतलब उसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो फिफ्थ चैप्टर हम यहाँ पढ़ेंगे और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और एंड सिक्स चैप्टर। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो यहाँ हम क्या देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि एससी, और दूसरा हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि एसटी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, देखो समझते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी कि जो एससी कैटेगरी के जो लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरह से राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है और इस आयोग को आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी शक्तियाँ प्राप्त की गई हैं कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट यानी कि किसी भी कोई अनुसूचित जाति से बिलोंग कोई व्यक्ति है और उसके किसी अधिकार या उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या किसी भी प्रकार का उसके मान सम्मान की अगर कोई हानि की जाती है, तो वो अपना एससी, अपना अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग में जाकर के वो अपील कर सकता है। तो उसके संरक्षण के लिए, उस व्यक्ति के संरक्षण के लिए, मतलब उसको संभालने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए ये एक अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है? तो ये एक आयोग है, ये क्या है, एससी के लिए एक बनाया गया, एससी कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं उनके लिए बनाया गया एक नेशनल कमीशन है।
कमीशन है। ठीक है, तो 6 चैप्टर भी सेम ये है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए। यहाँ पर एसटी के लिए बात करी गई है कि जो लोग एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके अगर किसी मान सम्मान या उनके अधिकार, उनका किसी का हनन हुआ है या उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव या कोई भी उनके साथ घटना घटी है, तो उसमें ये अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और इनको भी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि दंड देने का इनको अधिकार है। ठीक है, तो ये उनका संरक्षण करने के लिए दोनों आयोग एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर हमारा 7 चैप्टर है हमारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको लोग कैग भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लोग कैग भी बोलते हैं। तो ये क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ कि अपने भारत में जो कर होते हैं, कर यानी कि टैक्स, तो वो केंद्र और राज्य के बीच उसका बंटवारा करना। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच उसका बंटवारा करना। दूसरा, उसका लेखा जोखा। जैसे कि आप देखते होंगे कि यार किसी भी आप जाते हैं, किसी भी सुनार के पास जाते हैं या किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई उसका एक अकाउंटेंट मिलता है, या आप सुनार के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक मुनीम आप देखते होंगे कि वो लेखा पढ़ी का काम करता है। तो बेसिकली ये वही है, ये भारत सरकार के अधीन काम करता है कि करों का राज्य और भारत सरकार के बीच, जो केंद्र और राज्य के बीच जो है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों का निर्धारण, उसका बंटवारा करना और उसका लेखा जोखा करना। तो यहाँ पर ये इसका कार्य है। ठीक है, तो इसका गठन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये एक अस्थायी निकाय है या स्थायी निकाय है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारा 8 चैप्टर है हमारा ये भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारा क्या है, और फिर हम इसमें देखेंगे 9 चैप्टर हमारा राज्य का महाधिवक्ता, और ये हमारा क्या है। तो इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि इसको मैं एक तरह से आपको इस तरह बहुत बेसिक से समझाना चाहूँगा कि भारत का जो महान्यायवादी है वो एक तरह से एडवोकेट होता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी भारत सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मामला अगर ऐसा चल रहा है, तो भारत सरकार की साइड से ये एक एडवोकेट का काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अगर वाद विवाद के मुद्दे में अगर कोई व्यक्ति अगर फंस जाता है, तो अपने बचाव के लिए किसी वकील की, वो एक वकील को हायर करेगा, फिर वकील उसका केस लड़ता है। ठीक है, उसके पक्ष में आकर के। तो ये इसी तरह से भारत सरकार का अगर कोई खिलाफ कोई मुद्दा अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहा है, तो केंद्र सरकार के जो है, वो केंद्र सरकार के अधीन जो है, उसका जो वकील होता है उसको हम बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर 9 चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं राज्य का महाधिवक्ता, सेम प्रोसेस राज्य में है। अगर राज्य सरकार के खिलाफ कोई कुछ इस तरह का कोई मुकदमा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो राज्य सरकार का जो वकील होगा उसको हम बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब इनका गठन क्या होता है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं, वो सब हम जब इस चैप्टर को क्लियर करेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आपको यहाँ पे मैंने मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी अब हम एकदम टू द पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे और वन बाय वन हम यहाँ पे सभी चैप्टर्स यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो ये अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ पीछे। इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, आपका संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ये राज्य लोक सेवा आयोग में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये झारखंड के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, या आपका यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से ये इसके अधीन है। ठीक है, उसके बाद हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस कमीशन। फिर उसके बाद में वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, नेशनल कमीशंस फॉर एससी एंड एसटी। तो ये डायग्राम मुझे मिल गया था, तो मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी इस वीडियो, अगर ये लेक्चर पसंद आया है, तो आप इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से यार देखते चलें और सपोर्ट करें इस चैनल को,
क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब इसको करते रहें। जब आप इस पे देखेंगे, इस चैनल को देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो ये कि यार हम लोगों के लिए मोटिवेशन होती है कि ठीक है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि यार नहीं ठीक है, चलो आप लोग देख रहे हो, पसंद कर रहे हो वीडियो को, तो फिर मैं और उसको एक अच्छे से, मैं खुद भी मोटिवेट होकर आपको एक अच्छा बेस्ट अपना दे पाऊँगा। तो इस चैनल को यहाँ पर एक अच्छे से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि गारंटेड मैं ये बोलूँगा कि मैं जितने चैप्टर यहाँ पर कराने वाला हूँ, अगर कोई व्यक्ति कोई एक स्पेसिफिक बुक अगर किसी ने ही नहीं भी पढ़ी है, अगर वो ये लेक्चर कर लेता है या वो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, तो मैं 101% ये गारंटेड बोल सकता हूँ कि 10 में से 8 क्वेश्चंस वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो राइट कर कर आने वाला है। ठीक है, ये मैं पूरी यहाँ पर गारंटेड एकदम श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। 2 क्वेश्चंस में इसलिए वो नहीं बोले हैं क्योंकि वो शायद आपके करंट से रिलेटेड भी आ सकते हैं, तो वो शायद आपके कवर ना हो, या अगर आपने करंट पढ़ा है तो आप 100% आप अपना यहाँ पे पॉलिटी को अच्छे से कर कर आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यार इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ उन लोगों को ज़रूर शेयर करो जो हिंदू बोल रहा हूँ, सॉरी, हिंदी माध्यम से जो लोग हैं। ठीक है, तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचाएँ यार, और ना उनका सपोर्ट करें, या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ से अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक्स के साथ यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके मुझको भेज सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो टाटा, बाय बाय, सी यू।